हेलो एवरीवन, क्रैक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एमसीक्यू सीरीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। और आज की यह जो सीरीज होने वाली है वह पूरी की पूरी हिंदी में होगी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में कल हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। जो कल हम लोगों ने सॉल्व किया था वो इंग्लिश में था, और आज का जो वीडियो होगा वो पूरा का पूरा हिंदी में होगा। तो अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप कल के वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, यानी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना कब था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने ड्राफ्ट किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। तो सर जेम्स स्टीफन ने इस साक्ष्य अधिनियम को ड्राफ्ट किया था। तो आज हम लोग इस सीरीज के पार्ट 1 पे बात करेंगे। आगे आपको और भी इस चैनल पर वीडियो मिलेंगे जो आपके एपीओ एग्ज़ाम के लिए, एमपी एडीपीओ के लिए, जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड मिलेंगे। आप लोग इसका आंसर ढूंढिए और जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ, यानी कि कब से लागू हुआ। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही चर्चा की गई थी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था वो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। अब आप सब नीचे जल्दी से कमेंट कर ये बताइएगा कि सेम डेट को, यानी 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अलावा कौन सी ऐसी भारतीय विधि है जो लागू हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि क्या है, आप लोग बताइए। क्या ये मौलिक विधि है या प्रक्रिया विधि है, या मौलिक व प्रक्रिया दोनों विधि है, या विधियों का वर्ग है। तो आप लोग बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रक्रिया विधि है। यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो एडजेक्टिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, यानी ये प्रक्रियात्मक विधि है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, प्रक्रिया विधि है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होता है। साक्ष्य अधिनियम है वो किस पर लागू होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इसका, एयरफोर्स एक्ट के तहत गठित न्यायालयों की कार्यवाहियों पर, या जो शपथ पत्र होता है उस पर। हम लोग कल जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो शपथ पत्र की बात कल आई थी। शपथ पत्र यानी एफिडेविट। उसके बाद में ऑप्शन सी है, मध्यस्थ के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर। तो क्या जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है क्या वो मध्यस्थों पर लागू होती है, यानी आर्बिट्रेटर पर लागू होती है, या उपर्युक्त में से किसी पर भी नहीं। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो एयरफोर्स पर भी लागू नहीं होती है, शपथ पत्र पर भी लागू नहीं होती है, मध्यस्थ के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर भी लागू नहीं होती है। यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी,
यानी कि ये किसी पर भी लागू नहीं होती है। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए तीनों पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा जा रहा है कि खा की हत्या का अभियुक्त है, यानी का के ऊपर आरोप है कि उसने खा की हत्या की है। खा की हत्या की है का ने। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है उपयुक्त विचारण के लिए कौन से विवादक तथ्य हैं, यानी कि खा की हत्या के लिए का अभियुक्त बनाया गया है। तो इसमें क्या फैक्ट इन इशू क्या है, विवादक तथ्य क्या है इसमें? तो ऑप्शन ए इसका बताया गया है, यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की। विवादक तथ्य हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन बी है यह कि का को खा ने गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया, यानी कि खा हो सकता है कि का को गंभीर और अचानक प्रकोपन दे दिया हो, कुछ ऐसी बात कही हो कि वो बहुत तेज से अपना आपा खो बैठा हो। या ऑप्शन सी खा की हत्या के लिए का के पास आशय था, यानी कि खा की हत्या कारित करने के लिए खा के पास पहले से ही कुछ आशय था, उसका इंटेंशन था। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप लोग जल्दी से बताइए। और साथ में यह बताइए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फैक्ट इन इशू, यानी कि जो फैक्ट इन इशू है वो कहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी विवादक तथ्य होंगे। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। दस्तावेज है, यहाँ पर पूछा गया है कि दस्तावेज है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि इसमें से कौन दस्तावेज है। तो क्या मुद्रित पत्रिका दस्तावेज है, यानी कि कोई पेपर है और उस पर कुछ लिखा गया है, ऐसे ऐसे ए बी समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, तो क्या ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा? और आप बताइए कि डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन बी देख लेते हैं पहले हम लोग। क्या कोई व्यंग्य चित्र, यानी कि जो हम लोग अखबार में जो कैरिकेचर देखते हैं, जो व्यंग्य चित्र आता है, क्या वो डॉक्यूमेंट है? या ऑप्शन सी मानचित्र या मैप, क्या मैप डॉक्यूमेंट में आता है? या पत्थर के छापे, यानी जो पत्थर पर कुछ लिखा पढ़ा होता है जिसको हम शिलालेख बोलते हैं, क्या ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हैं? तो हम लोग इसका सही आंसर देखते हैं कि बिल्कुल सही, ये जो चारों चीज़ें हैं ये डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग बताइए कि डॉक्यूमेंट की परिभाषा, जो दस्तावेज है, दस्तावेज की परिभाषा आईपीसी में किस सेक्शन में दिया गया है? आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट कर बताइए कि जो दस्तावेज है इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ पर परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ में आप एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़िए कि आईपीसी में कहाँ पर डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। तो देख लेते हैं हम लोग, जो आईपीसी है यानी इंडियन पीनल कोड है, उसके सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। और अगर हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 29A की, तो यहाँ पर बात किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, ईआर की बात किया गया है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने भी रिकॉर्ड हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनकी बात किया गया है 29A में। और डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है या डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन किया गया है या उसके बारे में बताया गया है, वो आईपीसी का सेक्शन 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम का प्रमुख सिद्धांत है। तो जो साक्ष्य अधिनियम है उसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है इसका, साक्ष्य को विवादक तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए। ऑप्शन बी है
सर्वोत्तम साक्ष्य को ही पेश किया जाना चाहिए, या इसका ऑप्शन सी केवल ए सही है, या केवल ए सही माना गया है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों होंगे। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही आंसर डी होगा, यानी ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो साक्ष्य विधि है ये कैसी विधि है? अभी हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किए थे तो हम लोगों को फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही मिल गया था कि साक्ष्य विधि है उसकी प्रकृति क्या है। क्या ये सारभूत साक्ष्य है, सब्सटेंटिव लॉ है? और साथ ही में आप लोग नीचे कमेंट कर कर बताइए कि सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आते हैं या कौन कौन सी विधियां आती हैं। या दूसरा, क्या साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक विधि है, या जो साक्ष्य विधि है वो सारभूत एवं प्रक्रियात्मक दोनों है, या डी विशुद्धता सारभूत विधि है। तो हम लोग देखते हैं जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि जो साक्ष्य विधि है वो प्रक्रियात्मक विधि है। और साथ ही में आप लोग बताइए कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अलावा और कौन से एक्ट हैं जो प्रक्रियात्मक विधि के हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो साक्ष्य विधि है वो क्या स्थानीय विधि है, या देशीय विधि है, या अंतर्देशीय विधि है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो जो भारतीय साक्ष्य विधि है ये विशुद्ध देशी विधि है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही लागू होता है। भारत में ही लागू होना, यानी कि अगर एक मान लेते हैं एक एरिया है तो इसी पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत ये विधि लागू होगी। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, नोट में है कि जो साक्ष्य विधि है वह स्थानीय विधि है। स्थानीय विधि से तात्पर्य होता है देश की विधि, यानी देशी विधि, या दूसरे शब्दों में हम मान सकते हैं कि साक्ष्य विधि को देश के बाहर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने एक कथन दिया गया है और आपको बताना है ये कथन किस विद्वान ने कहा है। कथन क्या है कि गवाह झूठ बोल सकते हैं किंतु परिस्थितियां नहीं, यानी कि जो विटनेस है वो झूठ बोल सकते हैं लेकिन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो हम लोग देख लेते हैं किस विद्वान का यह कथन हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मैकडोनाल्ड का है, या स्टीफन महोदय का है, या वेस्ट महोदय का है, या पाबी का है। तो आप लोग सही आंसर नीचे कमेंट कर कर बताइए कि यह विधि, यह जो कथन दिया गया है कि गवाह झूठ बोल सकते हैं किंतु परिस्थितियां नहीं, ये किसका कथन है? ये सही आंसर पाबी महोदय का है। पाबी महोदय ने ही कहा था कि गवाह झूठ बोल सकते हैं किंतु परिस्थितियां नहीं। और ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कई क्वेश्चंस को सॉल्व रखा गया है ताकि वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में मदद करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगतता यानी कि रेलेवेंसी और ग्राह्यता यानी एडमिसिबिलिटी, और जो रिलेवेंसी है क्या ये समानार्थी होते हैं या सहविस्तृत हैं, या ना तो समानार्थी हैं ना ही सहविस्तृत हैं, या ना समानार्थी हैं ना सहविस्तृत हैं, यानी ना तो ये सिनोनिम्स हैं समानार्थी हैं ना ही ये कोएक्सटेंसिव हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगतता शब्द आता है और ग्राह्यता शब्द आता है, ये ना तो समानार्थी हैं और ना ही सहविस्तृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सूची दी गई है और सूची में आपको मिलाना है। ए हेतु है, बी
पहचान परेड यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में TIP बोलते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। सी स्वीकृति या डी सह अपराधी का परिसाक्ष्य। तो हम लोग देखते हैं इसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए, इसको मिलाना बहुत आसान होता है। जब कोई भी क्वेश्चन हो जो कूट में हो तो समझ लीजिए कि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग हड़बड़ी में, घबराहट में ऐसे क्वेश्चन को गलत करके हमेशा आते हैं। अगर हमें इन चारों में से किन्हीं दो के बारे में भी कुछ भी पता है तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको बस इसमें से कुछ भी ले लेना है। जैसे आप उठा लीजिए जो पहचान परेड है। पहचान परेड एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में है? किस सेक्शन में है? सेक्शन 9 में है। और हेतु की बात करेंगे तो वो सेक्शन 8 में है। तो अब देख लेते हैं बी में 9 कहाँ पर है? बी में 2 है कहीं पर, यानी कि जो ये धारा 9 है ये किस क्रमांक पर है? ये 2 पर है। तो देख लेते हैं पहचान परेड यानी बी पर 2 है कहीं? बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन ए में भी है 2 पर और सी में भी है। ये दोनों अपने आप से एलिमिनेट हो गए, तो इन दोनों को हटा देते हैं। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्वीकृति की परिभाषा। तो स्वीकृति की परिभाषा कहाँ पर दिया गया है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में दिया गया है। देख लेते हैं सी में 3 है कहीं पर? बिल्कुल, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा? अब देख लीजिए, इसको हम मिला लेते हैं कहीं गलती ना हो रही हो। तो जो हेतु है वो धारा 8 में है, पहचान परेड यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वो धारा 9 में है, और जो स्वीकृति है वो धारा 17 में है। सह अपराधी का परिसाक्ष्य एकॉम्प्लिस की बात की गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो पहचान परेड है यानी जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है वो और किस विधि में है, यानी कि हम बात कर लेते हैं CRPC के किस सेक्शन में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात की गई है? आप लोग बताइए जल्दी से। नीचे यहाँ देख लेते हैं जो CRPC का सेक्शन 54A में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात की गई है। जब हम लोग CRPC के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन दस्तावेज नहीं है? तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पकड़ना है ये जो नेगेटिव वर्ड दिया होता है यानी कि नहीं, इसको पहले पेंसिल से गोला मारिए। आप क्वेश्चन पेपर में जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पर नहीं है तो सबसे पहले नहीं को आप सर्कल में ले लीजिए, क्योंकि यही सबसे खतरनाक होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है जो दस्तावेज नहीं है। अब दस्तावेज क्या हो सकता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए बात कर रहा है मुद्रित शिला या मुद्रित कोई डॉक्यूमेंट हो या शिला मुद्रित हो या कोई फोटो चित्रित शब्द हो, तो क्या यह डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल, ऑप्शन बी है मानचित्र या रेखांक, क्या ये डॉक्यूमेंट है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये मान लीजिए एक पेपर है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे करके, जैसे ECG होती है, ECG जानते हैं आप लोग? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी GS के भी सीरीज़ शुरू करेंगे। तो GS में भी आपको साइंस में पढ़ाया जाएगा ECG। तो जो ECG की जो मैपिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है। तो क्या ये डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल, ये भी डॉक्यूमेंट है। तो ऑप्शन बी भी डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग ऑप्शन सी देख लेते हैं।
जो शब्द उच्चारित कर किसी व्यक्ति का उपहास करना, या डी धातु पत्र पर या शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, शब्द उच्चारित कर किसी व्यक्ति का उपहास करना, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस जेस्टे का अभिप्राय है। अब आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट कर कर बताइए कि जो रेस जेस्टे है उसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में रेस जेस्टे की परिभाषा दी गई है। तब तक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस जेस्टे का अभिप्राय है ऑप्शन ए, एक ही समव्यवहार का भाग, या बी विवादक तथ्यों का समूह, या सी सुसंगत तथ्यों का समूह, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो रेस जेस्टे का अर्थ होता है वो होता है एक ही समव्यवहार का भाग होना, और जो इसके बारे में बताया गया है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 में रेस जेस्टे के विषय में बताया गया है। रेस जेस्टे से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रेस जेस्टे के रूप में कौन सा साक्ष्य ग्राह्य हो सकता है? तो ऑप्शन ए है इसका घटना के बहुत समय बाद किए गए कथन, या बी बलात्कारी के बारे में अभियोगी द्वारा उसके साथ किए गए बलात्कार के बारे में घटना के कुछ समय पश्चात, यानी घटना हो गई उसके पश्चात किया गया कथन, या सी अपराध किए जाने के स्थान समय पर अभियुक्त द्वारा किया गया कथन, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा कथन ग्राह्य हो सकता है रेस जेस्टे के रूप में? जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट कर कर बताइए। बिल्कुल सही आंसर इसका सी है, अपराध किए जाने के स्थान और समय पर अभियुक्त द्वारा किया गया कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व द्वारा खां की हत्या करने के लिए का का विचारण किया जाता है, यानी का जो ट्रायल है, का जो ट्रायल होता है वो खां की हत्या के लिए होता है, और कहा जाता है कि खां की मृत्यु के पूर्व का ने खां को दिए गए विष जैसा उत्पाद, यानी जो विष था उससे मिलता जुलता कोई उत्पाद था उसको प्राप्त किया था। और ये जो तथ्य है क्या वो सुसंगत होगा? ऑप्शन बी सुसंगत नहीं होगा, या डी सी विवादक तथ्य होगा ये, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सब आंसर होगा वो होगा ए सुसंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन बनाम अब्दुल्ला का प्रकरण, या प्रकरण मतलब वाद या केस, निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो क्वीन बनाम अब्दुल्ला का जो केस था वो जो हम देखेंगे बेसिकली वो डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। डीडी यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन डीडी के प्रावधानों की बात करता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा सेक्शन है जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है? आप लोग नीचे कमेंट कर कर बताइए। तो इसका ऑप्शन है आचरण, बी परिणाम, सी हेतुक, या डी तैयारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आचरण। या क्वीन बनाम अब्दुल्ला का जो वाद था वो डीडी से भी संबंधित है और आचरण से भी संबंधित है। तो आचरण से संबंधित इसलिए है क्योंकि जो जजों की जो बेंच थी उसमें एक जस्टिस महमूद थे, जस्टिस महमूद। तो जस्टिस महमूद ने जो जजमेंट दिया था या जो उनका जो पक्ष था वो आचरण से संबंधित था, इसीलिए आचरण से संबंधित केस को भी क्वीन बनाम अब्दुल्ला का माना जाता है। अब आप लोग जल्दी से बताएं
कि डीडी है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है या उसके तत्व बताए गए हैं। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 है उसमें डीडी के विषय में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनाख्त कार्यवाही। शिनाख्त कार्यवाही किस धारा के अधीन होती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अधीन शिनाख्त कार्यवाही यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी जिसको बोलते हैं वो किस धारा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए धारा 9 या ऑप्शन बी धारा 16, सी धारा 19 या जो ऑप्शन डी है ये धारा 117 से। तो इसका जो सही आंसर है वो धारा 9 है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में बताई गई है। अब आप लोग एक चीज़ जल्दी से और बताइए कि जो टीआईपी होती है यानी जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो और किस भारतीय विधि में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं? चलिए आप लोगों को कुछ ऑप्शन देते हैं कि आईपीसी में है, सीपीसी में है या सीआरपीसी में है। तो बिल्कुल सही आंसर सीआरपीसी में दिया गया है और सीआरपीसी का सेक्शन 54A है। इसमें शिनाख्त कार्यवाही से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो शिनाख्त कार्यवाही से संबंधित आपको 2 धाराएं मिल जाती हैं। एक इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 9 है और दूसरा सीआरपीसी की धारा 54A है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनाख्त परेड से संबंधित महत्वपूर्ण वाद कौन सा है? निम्न में से कौन सा वाद शिनाख्त परेड से संबंधित है? तो ऑप्शन ए रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य या बी रामलोचन बनाम बंगाल या सी क्वीन बनाम अब्दुल्ला या डी उपर्युक्त में से सभी। तो क्वीन बनाम अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं होगा, ये डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य ये शिनाख्त परेड से संबंधित है। शिनाख्त परेड के जो प्रावधान है वो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 9 में है। एकदम ध्यान करके याद करके रट के जाइए क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है और यही क्वेश्चन उठा के दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जानी चाहिए? जो शिनाख्त परेड होती है वो किसके द्वारा ली जानी चाहिए? ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम ना हो, या सी कोई भी व्यक्ति शिनाख्त परेड ले सकता है, या डी ये तीनों लोग हैं मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और कोई भी व्यक्ति, ये तीनों ले सकते हैं। तो जो शिनाख्त परेड है वो कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीकृति। स्वीकृति क्या है? स्वीकृति एक कथन है यानी कि स्वीकृति एक स्टेटमेंट होता है जो मौखिक हो सकती है या दस्तावेजी हो सकती है, या बी ऐसा कथन है जो किसी विवादक तथ्य का सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। क्या करता है? कोई अनुमान इंगित करता है। या सी ऑप्शन ये ए और बी दोनों सही होंगे, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ए भी स्वीकृति की परिभाषा में आता है, यानी कि कोई भी कथन जो मौखिक हो या दस्तावेजी हो, या कोई ऐसा कथन जो विवादक तथ्य का सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो। तो दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी उपर्युक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीकृति किसके द्वारा हो सकती है? अभी हम लोग पढ़े थे स्वीकृति किसके द्वारा की जा सकती है। तो स्वीकृति जो होती है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में बताया गया है कि स्वीकृति कौन कौन कर सकता है। आप नीचे कमेंट कर बताइए कि कितने लोगों को स्वीकृति के लिए बताया गया है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। आप लोग नीचे कमेंट कर बताइएगा कि कितने लोग स्वीकृति कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है कार्यवाही के पक्षकार, या ऑप्शन बी पक्षकारों के अभिकर्ता यानी एजेंट, या सी जिनका प्रकरण की विषय वस्तु में हित व्युत्पन्न हुआ हो, यानी कि उनका जो हित है यानी इंटरेस्ट है वो
उत्पन्न हुआ हो, या डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। कार्यवाही का पक्षकार भी स्वीकृति कर सकता है, कार्यवाही के जो एजेंट होते हैं या जो पक्षकार के जो एजेंट होते हैं वो कर सकते हैं, या वह लोग कर सकते हैं जिनका उस प्रकरण से कोई विषय वस्तु या उनका कोई हित उत्पन्न हो रहा हो उस विषय वस्तु से। तो ये तीनों लोग कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके बताइए कितने लोग स्वीकृति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्वीकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले आप इसको मार्क करिए अंडरलाइन, असत्य है। जहाँ पर मिले असत्य है, जहाँ पर मिले नहीं, आप तुरंत सतर्क हो जाइए और तुरंत गोला मारिए। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि संस्वीकृति के संबंध में कौन सा कथन है। तो सबसे पहले बताइए कि क्या कन्फेशन को, जो कन्फेशन है, क्या वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में परिभाषित है? आप लोग यस या नो में आंसर करिए। ऑप्शन देखते हैं। संस्वीकृति वह है जिसमें अपराध के दोषों को स्पष्ट रूप से मान लिया गया हो या लगभग ऐसे तथ्य स्वीकार कर लिए हों जो अपराध को घटित करते हो, या बी संस्वीकृति केवल अपराध के लिए ही नहीं हो सकती है, या सी संस्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, या डी संस्वीकृति के संबंध में प्रावधान धारा 24 से 30 तक की धाराओं में है। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर बी है, संस्वीकृति केवल अपराध के लिए ही नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संस्वीकृति से कौन सा प्रकरण संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर तुरंत नहीं को गोला मारिए, यानी जो कन्फेशन होता है, कन्फेशन से संबंधित कौन सा केस नहीं है? तो पाकला नारायण स्वामी का केस कन्फेशन से संबंधित है, या बी पलविंदर कौर का केस, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, या आर बनाम स्टोरी, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? जल्दी से आंसर करिए इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसको आंख बंद कर कर तुरंत मारा करिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान का वाद है। जो ये वाद है ये भारतीय संविधान से संबंधित है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो तुरंत इस पे टिक मार दीजिए। अब आप लोग बताइए, जो पलविंदर कौर का केस था वो किससे संबंधित था, और या ये किस उपनाम से जाना जाता है? इस केस को एक उपनाम से भी जाना जाता है। आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट कर कर नीचे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्वीकृति की जा सकती है, जो कन्फेशन होता है वो किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है? ए पुलिस अधिकारी के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, सी दोनों के सामने, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, पुलिस के सामने कन्फेशन किया जा सकता है? अगर पुलिस के सामने कन्फेशन करेंगे और वो एडमिसिबल हो गया या ग्राह्य हो गया, तब तो पुलिस मार पीट के कन्फेशन करा ही लेगी। जो आदमी अपराधी नहीं है वो भी अपना अपराध स्वीकार कर लेगा कि हाँ साहब हमने ही मारा था उसको, या हमने ही इस वस्तु को चुराया था। तो इसीलिए जो पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है उसको कोर्ट में ग्राह्य नहीं है, वो कन्फेशन कोर्ट में ग्राह्य नहीं होता है। और ये कौन सा सेक्शन बात करता है? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25। मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन जो होता है उसको कन्फेशन के रूप में ग्राह्य है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 है उसमें बताया गया है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई आदमी, कोई अभियुक्त है, वो पुलिस कस्टडी में है और वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करता है, तो वो कन्फेशन ग्राह्य है, सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस को दी गई संस्कृति को, अभी हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे वही है,
यानी पुलिस को दी गई कोई भी कन्फेशन को क्या साबित किया जा सकेगा, साबित नहीं किया जाएगा, या संस्वीकृति मानी जाएगी, या सुसंगत माना जाएगा। तो पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेशन करता है, अगर उसको सुसंगत मान लिया गया, स्वीकृत मान लिया गया, तब तो पुलिस मारपीट के कन्फेशन करा ही लेगी किसी ना किसी बहाने से। तो जो पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है उसको साबित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल साबित नहीं किया जाएगा। पुलिस के सामने आप कुछ भी बोल दीजिए, सही भी बोल दीजिए, कोर्ट में जाके पलट जाते हैं लोग। तो वही चीज़ होता है कि जो कोर्ट के सामने बोला जाता है उसी को स्वीकार किया जाता है, ना कि जेल के अंदर पुलिस के साथ में की गई कोई बात को। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में चलेंगे। आगे आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट, जो पुलिस एक्ट है, यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन, इससे संबंधित एमसीक्यू और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इसी चैनल पर आपके साथ में कवर किए जाएंगे। जल्द ही यूपी एपीओ के लिए जीएस की भी एक वीडियो सीरीज बननी शुरू हो जाएगी, जो आपके यूपी एपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट भी करते रहिए। आप आंसर देते हैं तो आपका ही रिवीजन होता है, आपको फ़ायदा होता है। और अगर आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्विज़ के माध्यम से, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जुडिशियरी विंग के नाम से सर्च कर सकते हैं, जुडिशियरी विंग्स, या आप सेम नाम से ही आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो करिए, और वहाँ पर भी स्टोरी के माध्यम से क्विज़ कराए जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।